स्टार्ट कर रहे हैं हमें। स्क्रीन पे आ गया नोट्स? हाँ सर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू, अकाउंट्स का मेन काम क्या है? क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। सही, तुम्हारा काम है अकाउंट्स में क्या करते हो? रिकॉर्ड तो करते ही हो, लेकिन रिकॉर्डिंग के पहले क्या करते हो? वो एसेट है कि लायबिलिटी, एक्सपेंस है कि इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम है कि डायरेक्ट इनकम, उसमें क्लासिफाई करना। तो क्लासिफाई करना और रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल, अकाउंटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बेटा खाली तुम अकाउंट्स में क्या सारा कुछ भी लेबर को हटाए हो, लेबर को लाए हो, वो भी रिकॉर्ड करते हो क्या? नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं खाली, ठीक है? विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? डेप्रिसिएशन। हाँ, ये पीएल में जाता है ये। बाकी तीनों बेटा, डेमोलिशन कॉस्ट क्या होता है? हमें पुराना बिल्डिंग तोड़ के नया बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो नया बिल्डिंग बनाने में अगर 50 लाख लगा, पुराना बिल्डिंग तोड़ने का भी 3 लाख लगा, तो हम नया बिल्डिंग का कॉस्ट 53 लाख ही मानेंगे। वैसे लीगल कॉस्ट, सर 50 लाख का प्रॉपर्टी लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन का खर्चा लगा, तो भी आप प्रॉपर्टी का कॉस्ट 53 लाख ही मानेंगे। आर्किटेक्चर फीस, 50 लाख का बिल्डिंग बनवाए, आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चर बनवाने का भी 2 लाख लगा, तो 52 लाख गुड्स एसेट का दाम माना जाएगा। यानी ये तीनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तीनों ही एसेट में ऐड होगा। लेकिन इनमें से कौन सा डेप्रिसिएशन क्या है? बैलेंस शीट में डालते हो क्या? कहाँ डालते हो डेप्री को? पीएल में। पीएल में। और सर डेप्रिसिएशन को लॉस हम लोग कंसीडर करते हैं ना, एक्सपेंडिचर तो कंसीडर नहीं करते। पहला बात तो वो भी है, और दूसरा बात वो कैपिटल नेचर भी नहीं है उसका, वो रेवेन्यू नेचर है, वो हर साल होगा ना। हाँ सर, इसीलिए वो रेवेन्यू नेचर एवरी ईयर हो रहा है सर। डिस्काउंटिंग अलाउड टू डेटर टू क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड टू ए डेटर इज क्रेडिटेड टू, इज क्रेडिटेड टू बाबा रे, इज क्रेडिटेड टू। डिस्काउंट अलाउड को कहाँ क्रेडिट करते हैं? डिस्काउंट अलाउड का क्या एंट्री होता है? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू, एक मिनट, डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर, हाँ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर ना। हाँ, तो किसको क्रेडिट करते हैं? डिस्काउंट अलाउड को किसमें क्रेडिट करते हैं? डेटर अकाउंट में, ठीक है? हाँ सर। विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, कैश अकाउंट को ना क्रिएट करेंगे। हाँ ये बात शुड बी क्रेडिटेड, नहीं बेटा जी, ड्राइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग टू कैश है ना। हाँ एक मिनट, ऊपर वाले में भी गलती हुआ थी। डिस्काउंट अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू बोला है, हाँ तो डिस्काउंट अलाउड के तो डेबिट में लिखेंगे, नहीं ठीक है, क्रेडिटेड होगा डेटर अकाउंट में। वैसे ही ड्राइंग हाँ कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है सॉरी सही है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिटर इज डेबिटेड टू, डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंट्री होगा। हाँ सर, तो शुड बी क्रेडिटेड टू पूछा है, शुड बी डेबिटेड टू पूछा है, तो डेबिट तो करेंगे क्रेडिट अकाउंट में। अरे भाई डेबिट कहाँ करोगे? बेटा जी एक बात बताइए, डिस्काउंट में तुम्हारे हाथ में कैश देता है क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव कभी एंट्री नहीं होता। नहीं सर। हाँ सर, कोई कैश इनकमिंग थोड़ी ना हो रहा है एक्चुअली में, वो तो पैसा कम कर दिया नहीं। हाँ तो तुम्हारा एंट्री होता है क्रेडिटर टू डेटर, क्योंकि क्रेडिटर का अकाउंट कम हो जाएगा ना। तुम मेरे से 10 लाख का सामान लिया था, अब तुम बोल रहे हैं कि ठीक है चलो 9 लाख ही दे दो, तो मेरे 1 लाख से लायबिलिटी कम हो गया, मेरे 1 लाख से क्रेडिटर कम हो गया, अब हमको तुमको 9 लाख ही देना है। तो मेरे बुक्स में जो आकाश 10 लाख से खड़ा था, आकाश के नाम का लेजर, अब वो 9 लाख हो गया।
तो मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है, तो क्रेडिटर को डेबिट करना ही पड़ेगा ना, हाँ सर। तो क्रेडिटर डेबिट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट? बोलो। नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट, ये तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस का एडजस्ट कर रहा है ना एक तरीके से। हाँ सर। ठीक है, और वैसे भी इनटेंजिबल लीजर है। सुक्कू लिमिटेड परचेज द मशीन 1 जुलाई 2013 फॉर 8,90,000 एंड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 15,000। फ्रेट तो ऐड होगा, हाँ सर। इंश्योरेंस भी ऐड होगा क्या? ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं सर, नहीं सर, इंश्योरेंस तो नहीं होता है ना। लेकिन ये ट्रांजिट इंश्योरेंस है, रास्ते का इंश्योरेंस हो सकता है सर। तब ऐड होगा। ठीक है। हाँ सर। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी लगा है 40,000, तो टोटल कितना खर्चा लगा एसेट के लिए? 890 प्लस 40 40 80 970। लाइफ सेल्वेज वैल्यू कितना है? 50,000 डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ द एसेट, डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ द एसेट 5 साल। सर 3 नंबर होगा आंसर। इसका आंसर क्या है? अमाउंट कितना? 970 माइनस 50,000 करके कितना आ रहा है? 184। 184। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि तुम एक चीज गौर नहीं किया, तुम्हारा 31 मंथ पे अकाउंट क्लोज हो रहा है और मशीन परचेज हुआ 1 जुलाई को, तो ये तो पूरे साल का डिप्री हुआ ना 1,84,000। तो बात समझिए, तो 1,84,000 पूरा नहीं हो सकता ना सर, समझे मेरा बात को? एसेट इस साल कितना यूज हुआ है सर? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीना है ना? जुलाई। हाँ, तो 1 जुलाई है, 1 जुलाई है, ये पूरा जुलाई भी गिनना पड़ेगा। तो 3 महीने हटा दो ना, अप्रैल मई जून, 9 महीने इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, आप कितना आएगा? कितना आ रहा है? 138 सर। डी नंबर आंसर है इसका। 3 नंबर आंसर। एक बार के अगर ये ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं लेते तो कितना आता? 890 प्लस 25 प्लस 40, 890 प्लस 25 प्लस 40 कितना होता? 880। जो टोटल आता है 8,80,000, मतलब 50,000 माइनस करने के बाद। 50,000 माइनस करते इसमें तो 880 आता। 880 डिवाइडेड बाई 5 साल करो तो नहीं सर, 1,32,000 आ रहा है, 1,32,000 मतलब 9 महीने का निकालने के बाद। आप ये आंसर नहीं आता। रास्ते का ट्रांजिट लेंगे, ट्रांजिट इंश्योरेंस लेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल इंश्योरेंस बोला होता ना एसेट का कि तुम लाने के बाद इंश्योरेंस करा रहे एसेट का, हाँ सर। वो नहीं लेंगे, वो कॉस्ट ऑफ द एसेट नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मल इंश्योरेंस है, वो एसेट का एसेट के लिए करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन ट्रांजिट इंश्योरेंस आजकल कंपलसरी हो गया, ठीक है? हाँ सर। हाँ, एसेट में वही कॉस्ट ऐड होगा जो उसके लिए करना जरूरी है, वरना वो पुट टू यूज नहीं हो पाएगा। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट ऑफ अ बिजनेस हैज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर इट्स फिजिकल एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। जितना उसका तुम्हारे बिजनेस के लिए काम कर लाइफ है उतना में डिवाइड करते हो ना। हाँ। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएबल एसेट? इनमें से कौन सा डेप्रिसिएबल एसेट है? बिल्डिंग। बिल्डिंग। बाकी तीनों का डेप्रिसिएशन नहीं होता। लैंड,
लाइफ स्टॉक मतलब जिंदा एनिमल। तुम्हारे यहाँ पे घोड़े का अस्तबल है तो घोड़ा तुम्हारा एसेट्स है। हाँ, जिंदा एनिमल, फॉरेस्ट का प्लांट्स और लैंड, इनका डिप्रिसिएशन नहीं होता, सिर्फ बिल्डिंग का ही हो सकता है इसमें। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट विल बी फिक्स्ड इन द नेचर इफ कैलकुलेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अमाउंट हमेशा डिप्री का सेम रहेगा, कौन से मेथड में? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में। If goods worth rupees 13,800 are destroyed by fire and the insurance company admit claim of 10,400, तो परचेज अकाउंट से कितना माइनस होगा? 13,800 ना माइनस होगा हाँ, सर? पूरा 13,800 माइनस होगा। वो भी डेबिटेड की क्रेडिटेड? परचेज अकाउंट में क्रेडिटेड। हाँ, क्रेडिटेड, Credited होगा। क्योंकि कम करना है सर परचेज अकाउंट में। ये अच्छा क्वेश्चन था। लोग क्या करेंगे, जल्दीबाजी में डिफरेंस निकाल के माइनस कर देंगे। भाई स्टॉक तो पूरा 13,800 से खत्म हुआ है। हाँ, तुमको हाँ, अगर वो यहाँ तो पूछता, तुमको यहाँ पे पूछता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, तो डिफरेंस निकालते 13,800 माइनस 10,400, 3,400 तुम्हारा जाता। तो 3,400 पीएल में डेबिट होता है। अगर ये बी नंबर ऑप्शन होता पीएल में डेबिट का। हाँ सर। और बैलेंस शीट में एसेट के रूप में कितना जाता? 10,400। 10,400। अब बिल ऑफ 2,75,000 फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन वॉज ट्रीटेड एज रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग विच रेक्टिफिकेशन एंट्री इज करेक्ट। तुम्हारा अकाउंटेंट क्या कर दिया, उसको रिपेयर मान लिया, तो वो रिपेयर टू बिल्डिंग टू कैश कर दिया, है ना? जबकि हाँ। करेक्ट एंट्री क्या होना था, बिल्डिंग टू कैश। हाँ सर। हाँ सर। कैश तो करेक्ट है, बिल्डिंग डेबिट नहीं हुआ तो बिल्डिंग को डेबिट करो, और रिपेयर टू कैश गलती सी से नंबर डेबिट होगा। हो गया तो टू रिपेयर टू कैश करो, तो बिल्डिंग टू रिपेयर टू कैश। सी नंबर आंसर सी होगा। नंबर। Which what will be effect on the net income of the current year if the opening stock is understated by 10,000 रुपया and closing stock is overstated by 5,000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक को 5,000 रुपया ज्यादा लिख के रखियो और ओपनिंग स्टॉक को 10,000 रुपया कम लिख के रखियो, तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा ऑन नेट इनकम। ओपनिंग स्टॉक कम लिख के रखे हैं। ओपनिंग स्टॉक किधर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? डेबिट साइड। डेबिट साइड। खर्चा का साइड, खर्चा का साइड, खर्चा कम है तो यानी 10,000 प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 10,000 से। अरे अच्छा। खर्चा कम लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, जीपी बढ़ जाएगा, जीपी बढ़ हाँ। जाएगा तो एनपी बढ़ जाएगा। तो ये 10,000 से इनकम को बढ़ा के रखा है। वैसे ही 5,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक में ज्यादा लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड। ज्यादा हाँ। लिख दिया मतलब इनकम साइड ज्यादा लिख दिया, तो ये भी इनकम को बढ़ा के रखा है। तो दोनों मिलके इनकम को 15,000 से ओवर स्टेटेड करके रखा है। मस्त क्वेश्चन था, लेकिन मजा आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब रूल में गलती। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कोई चीज छूट गया। एरर ऑफ कमीशन मतलब अमाउंट में एरर, 500 का 5,000 लिख दिए। और एरर ऑफ, एक और कौन सा एरर बचा? एरर ऑफ कंपनसेशन मतलब एक गलती दूसरी गलती से एडजस्ट हो गया, कॉम्पनसेट हो गया। ठीक है ना? 4 एरर है, तो इनमें से कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है? टोटल सेल्स फिगर वाज टेकन दिस इंस्टेड ऑफ दिस। ये तो एरर ऑफ क्या है? कमीशन। कमीशन। A discount of 30 allowed to Mr. A was not recorded in the discount allowed account. Error of omission. छूट गया। लीगल चार्जेस फॉर एक्विजिशन ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ 500 वाज एंटर्ड इन द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। लीगल कंपनसेशन है तो हाँ, एरर ऑफ कॉम्पनसेशन हो गया ये। और आखिरी बोला है ₹1,000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर एम। ये रूल में गलती हुआ, कोई चीज को ₹1,000 मिला है ना। हाँ सर। और फिर नाम में भी गलती सर, एक्स और एम। हाँ, नाम वाला एरर तो अगेन प्रिंसिपल एरर नहीं है, वो रूल में मिस्टेक नहीं है। ठीक है ना? हाँ सर। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल असर्टेन द एडजस्टमेंट ऑफ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तुमको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया एज पर कैश बुक,
कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस होता है तो किसको ऐड लेस कर सकते हैं? पासबुक को। नेगेटिव बैलेंस जब भी देगा किस बुक को ऐड लेस कर सकते हैं? अदर वाले बुक को। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम पासबुक को अप डाउन कर सकते हो। पहले तो ये मन में फीलिंग ले लिए। तो हम अगर वीआरएस बना ले रफली, हम सीबी बैलेंस 1,60,000 लिख लिए, वो भी ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब क्या बोला है? चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 10,000 रुपये। चेक मिला है, डबल बार कैश बुक में लिख दिए। चेक रिसीव्ड है तो 2 बार कैश बुक को बढ़ा दिए। हाँ देखिए सर, पासबुक एक ही बार, पासबुक एक ही बार बढ़ा होगा तो एक बार। हाँ सर, एक बार क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। बढ़ा देंगे। बेटा जी बढ़ाएंगे। तुम पासबुक को अप डाउन कर सकते हो, कैश बुक ओडी बैलेंस है। गौरव आराम से। तुमको जब भी फेवरेबल बैलेंस दे तो तुम उसी बुक को एडलेस करते हो, लेकिन अगर अनफेवरेबल बैलेंस दे तो ऑपोजिट वाले बुक को एडलेस कर सकते हैं। यही बीआरएस का बस सिंपल रूल है। तो सर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया मतलब हम पासबुक को एडलेस कर सकते हैं। हाँ सर, तो हम कैश बुक को डबल बार बढ़ाए, पासबुक को एक ही बार बढ़ाए, तो कैश बुक आप है, पासबुक डाउन है। तो हमको किसको एडलेस करने का राइट है? पासबुक को ऐड करने का राइट है, तो हम ऐड करेंगे 10,000। ठीक है। और एक बोला क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश शॉर्ट बाय ₹1,000। कैश बुक का क्रेडिट साइड 1,000 रुपया कम लिख दिए। कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब आने वाला साइड कि जाने वाला साइड? पैसा जाने का साइड। हाँ, पैसा जाने का साइड सर। तो पैसा जाने वाला साइड में कम लिख दिए तो कौन सा कैश बुक अप हो गया? मतलब खर्चा कम लिखोगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना। हाँ सर, तो तुम्हारा कैश बुक अप है, पासबुक डाउन है, ये 1,000 रुपये भी ऐड होगा। ठीक है। हाँ सर, लास्ट एक मिनट। हाँ ठीक है, सही है। बैंक चार्जेस 400 रुपया एंटर ट्वाइस। हम 2 बार कैश बुक को डाउन कर दिया। हाँ सर, तो मेरा कैश बुक 2 बार गिरा, पासबुक एक ही बार गिरा, ये माइनस होगा। और एक बार माइनस। एक बार माइनस होगा 400। तो क्या हुआ? 1,60,000 और 10 1,70,000, 1,000 और की 1,71,000, 1,71,000 में 400 गया। डी नंबर 1,70,000। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल असर्टेन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तुमको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ 80,000। तुमको बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बनाने बोला तो कैश बुक बना लो। कैश बुक का ओडी बैलेंस दिया मतलब कैश बुक का क्रेडिट साइड बैलेंस दिया होगा, बैलेंस बिल्डिंग है ना। हाँ सर, बोला चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। ये गलती किसमें हुआ है? देखो एडजस्टेड बीआरएस कैसे बनाते हैं सर? जो गलती कैश बुक में हुआ है वो कैश बुक में ठीक करेंगे और जो गलती बैंक में हुआ है वो पासबुक में ठीक करेंगे। हाँ सर, सिंपल लॉजिक। चलिए सर हाँ सर। कीजिए। सर आपका चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, कहाँ गलती हुआ है? बैंक वाला किया है कि हम किए हैं? कैश बुक, कैश बुक में गलती हुआ है सर। कैश बुक। तो सर आप कैश बुक में 2 बार अमाउंट बढ़ा दिए। कैश बुक कैश बुक 10,000 से बढ़ा, पासबुक 5,000 से बढ़ा। हमको कैश बुक में 5,000 माइनस करना पड़ेगा। किधर लिखिए माइनस करना है तो क्रेडिट साइड। क्रेडिट। ठीक है चलो। नेक्स्ट बोला क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाई 500 रुपया। क्रेडिट साइड मतलब कैश बुक का जाने वाला साइड। सर बैंक, अच्छा हाँ सर, क्रेडिट। बेटा जी बैंक कॉलम बोला है, बैंक का बुक नहीं बोला है। मतलब हाँ, कैश सर, बुक का बैंक कॉलम बोला है। कैश बुक डबल कॉलम होता है ना। हाँ हाँ, और हमको कैश बुक के कैश कॉलम से इस चैप्टर में कोई मतलब भी नहीं है। हमको इस चैप्टर में कैश बुक का बैंक कॉलम से मतलब है क्योंकि हम सारा बैंक का ट्रांजेक्शन को खाली देख रहे हैं। हाँ सर, तो कैश बुक का बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाई 500। तो कैश बुक का कैश बुक डाउन है, कैश बुक क्रेडिट साइड कम लिखिए, हमने कैश बुक बढ़ा हुआ है। हाँ सर, कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक डाउन है। किस बुक किस में गलती है? कैश बुक में क्या करेंगे? माइनस।
हाँ सर। ये भी क्रेडिट में ही आएगा। वैसे भी सीधा लैंग्वेज था सर, क्रेडिट में कम लिखे हैं तो क्रेडिट में लिख दो ना। ये भी एक सिंपल लॉजिक होता, इतना सोचने का नहीं था। बैंक चार्जेस अमाउंट टू 200 एंटर ट्वाइस। बैंक चार्जेस 2 बार लिख दी, कैश बुक डबल से कट गया तो एक अमाउंट डेबिट करके टिक करके बढ़ा ले। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड ₹2000। हम चेक इशू किया, हम कैश बुक को कम कर दिया, लेकिन बैंक में वो डिसऑनर हो गया तो बैंक तो कम नहीं हुआ, नहीं तो सर। कैश बुक वापस ऐड बैक कर लेना चाहिए। चेक इशूड का मतलब पेमेंट का चेक था, ठीक है। हाँ सर। तो कितना बैलेंस होगा? 85,500 और यहाँ हो गया डी नंबर। माइनस 2,400। 85 में से 2,000 के 83 और 200 के 83, 300। हाँ सर, डी नंबर। Which of these items are taken into consideration for preparation of adjusted cash book? Mistake in cash book, mistake in passbook, check issued but not presented for payment, check deposited but not cleared. ए नंबर। A number. When overdraft as per cash book at the starting point, a check of 500 deposited in the bank but not recorded in cash book will be cash book का ओडी बैलेंस है, मतलब पासबुक को एडलेस कर सकते हैं। हाँ सर। तो तुमको यहाँ पे बोल रहे हैं चेक डिपॉजिट किए थे 500 का, लेकिन अब तक वो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है। चेक डिपॉजिट हुआ था 500 का जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रुक जो है वैसे नहीं, तुम्हारा कैश बुक पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक डाउन है, डाउन। क्योंकि पासबुक में तो रिकॉर्ड हुआ ही है। हाँ सर। तो पासबुक में डिपॉजिट हुआ मतलब पासबुक बढ़ा है, कैश बुक डाउन है, तो मिला किस बुक को सकते हो? पासबुक को ही। हाँ सर। तो माइनस करेंगे, डिडक्टेड बाय 500। देखा आंसर उल्टा आ गया, इसलिए पूरा प्रोसेस फॉलो करो। बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इन बीआरएस अगर पासबुक का ओडी बैलेंस है तो क्या होगा सर? पासबुक का ओडी बैलेंस है तो हम कैश बुक को एडलेस कर सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर दिया तो पासबुक डाउन है, कैश बुक अप है, सर कैश बुक को डाउन कर देंगे। कैश बुक को डाउन कर देंगे। यहाँ पे का आंसर होगा यहाँ पे तो सब कुछ पासबुक में कर दिया, तो तुमको पासबुक में अच्छा कैश बुक का डाउन करोगे तो पासबुक में क्या करते हो उसको? अगर पासबुक का बैलेंस पकड़ के चलना पड़ता तो ऐड करते ना। हाँ सर। तुम नॉर्मली क्या किए, तुम अपना पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस के हिसाब से कैश बुक को सोचे, तो कैश बुक में तुम क्या कर रहे थे? कैश बुक में तुम माइनस करने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन तुमको कैश बुक का नहीं दिए, तो पासबुक में तुम क्या करते? अगर करना होता तो सर कैश बुक में अगर माइनस करते तो पासबुक में तो ऐड करना ही पड़ता 1250। हाँ सर। तो यहाँ पे ऐड होता ये बात। ऑन ड्यू डेट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ 40,000, मुरारी एक्सप्रेस इज इनएबिलिटी टू मीट द बिल एंड ऑफर्ड 15,000 इन कैश एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 months। 40,000 रुपये तुम मुरारी से पाते थे, मुरारी बोला हम पूरा नहीं दे, हम दे नहीं पाएंगे, वो अभी 15,000 कैश देने को तैयार है, बाकी के लिए बोला 1-2 महीने का नया बिल बना दो। तो यहाँ पर क्या होगा सर? 2 महीना के लिए कितना अमाउंट पे नया बिल बन रहा है? 40,000 पाना था, 15,000 तो कैश में दे दिया, 25,000 बचा। तुमसे पूछ रहे नया बिल का अमाउंट कितना होगा? 25,625 सर। हाँ 25,000 पे 15% इंटू 2/12, यही सॉल्व कियो। 25,000 का 15% इंटू 2/12 हाँ सर। कितना आ रहा है? तो अमाउंट कितना आ रहा है? 625। तो 25,000 का बिल प्लस 625 हो तो 25,625 का नया बिल बनेगा। डैश इज द डेट ऑफ विच द बिल फेल ड्यू फॉर पेमेंट। सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट, पेमेंट डेट, ड्यू डेट। बी मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट। गुड्स कॉस्टिंग ₹12,60,000 सेंड टू कंसाइनी, जिसमें से 2/3 गुड्स वे सोल्ड बाय कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस। The invoice price determined at cost plus 20% on IP. So the amount of consignee is 4% will be
कंसाइनी का कमीशन निकालना है। तो 12,60,000 का गुड्स भेजे थे हम उसको, जिसमें से वो 2/3 बेचा है, तो 12,60,000 का 2/3 कितना होगा? बारह लाख 60,000 का 2/3 कितना होगा? ₹8,40,000। 8,40,000। उसको वो 20% ऑन इनवॉइस प्राइस बेचते हैं। मतलब कॉस्ट का 25%। नहीं यार, कॉस्ट नहीं, कॉस्टिंग इनवॉइस प्राइस है 20%। हाँ ठीक है, एक काम करो ना, 12,60,000 कितना है तो 8,40,000 ना। हाँ सर। 8,40,000 का 20% निकाल के ऐड कर लो। नहीं 20% ऑन आईपी बिकता है ना। हाँ सर, तो कॉस्ट का 25 होगा ना। हाँ तो सीपी एसपी पे अगर 20 है, मतलब 20% मतलब 1/5। तो सीपी का हो जाएगा 1/4, मतलब 25%। हाँ तो 8,40,000 का 25%, 10,50,000। 10,50,000 का 4% कमीशन दे दो, 42,000 बी नंबर। तो 42,000 कमीशन मिलेगा। मिस्टर ए ऑफ आसाम सेंड गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 टू मिस्टर के ऑफ कोलकाता एट कॉस्ट प्लस 1/3। 40,000 कॉस्टिंग है, तो 40,000 का 1/3, 45,000 का 1/3, 15,000, मतलब 60,000 का बता के गुड्स भेजे। 60,000 का बता के हाँ, गुड्स सर। भेजे। 1/5 ऑफ द गुड्स वे लॉस्ट इन ट्रांजिट। साठ हजार का 1/5 12,000। 60,000 का 1/5 12,000। हाँ 12,000 सर। तो बचा 48,000। 48,000 का गुड्स 20% इनवॉइस प्राइस पे बेचा। ये आईपी वैल्यू है 48,000 भी, तो 48,000 का डायरेक्ट 20% निकाल के ऐड कर लेंगे। सर 48,000 तो कॉस्ट पे है ना। तुम तो आईपी नहीं, ओ आईपी उसको कन्वर्ट नहीं किया क्या? कल कन्वर्ट कर तो लिया आईपी भाई। 45,000 को 1/3 ऐड करके आईपी तो निकाले हैं। अरे 45,000 कॉस्ट था ना मालिक। हाँ सर, हाँ सर, समझ गए। 45,000 का तो 1/3 निकाल के ऐड कर ही लिया, तभी तो 60,000 है ये। हाँ सर। हाँ तो 45,000 का 60,000 1/3 हो गया। अब इसका 12,000 तुम्हारा लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, मतलब 48,000 का गुड्स बचा, वो बिक गया आगे। 20% 48,000 का 20% 9,600। 9,600, तो 48,000 प्लस 9,600 नंबर होगा 57,600। 57,600। The revenue for transaction of consignee sale is recognized। कंसाइनमेंट में सेल का रेवेन्यू कब बुक करते हैं बुक्स में, कब रिकॉग्नाइज करते हैं? Then goods are sold to the customer by the consignee। जब एजेंट बेच देगा तभी तो सेल रिकॉर्ड करेंगे। हाँ सर। Then credit commission will be given for to 3 cover the नंबर टू risk। कवर रिस्क ऑफ दैट। Goods costing ₹2,00,000 were sent to consignee at cost plus 25% invoice value। तो गुड्स कॉस्टिंग है ये, और ये परसेंटेज ऑन आईपी है। 25% ऑन आईपी मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑन सीपी। 2,00,000 का 1/3। सर कॉस्ट प्लस 2,50,000 के बाद तो फुल स्टॉप है शायद। अच्छा सॉरी, कॉस्ट प्लस 25% बोला, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है। वेरी गुड, वाह जियो आनंद, सही बोला है। हम लोग गलत रीड किए, 25% इनवॉइस वैल्यू नहीं बोला है, कॉस्ट प्लस 25% बोला है। 2,00,000 का 25% निकालो और ऐड कर लो। 2,00,000 का 25% कितना होगा? 50,000, तो 2.5 लाख हो गया उसका सेट इनवॉइस वैल्यू। हाँ सर। गुड सेंड टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 1/3।
The percentage of loading on invoice price will be 1/3 on CP है, मतलब 1/4 on SP हो जाएगा, IP है ना, 25% आंसर होगा। हाँ सर। Bad debt ₹3,000, provision for bad debt 3,500. It is desired to make a provision of 4,000 at the end of the year. तो कितना अमाउंट PL से डेबिट करना पड़ेगा? तेरे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट का 3,500, जिसमें से 3,000 यूज हो गया, 500 अभी भी बचा हुआ ओपनिंग। तुमको अब 4,000 का प्रोविजन बना के रखने का मन है, तो और 3,500 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा ना। हाँ सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर 5,000। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है 50,000, हाथ में आया 50,000। क्या हो रहा है मेरा पेन को? $50,000 है मेरा, 50 ठीक से कंट्रोल ही नहीं हो। ठीक है कोई नहीं, 50,000 मेरा सब्सक्रिप्शन है फॉर करंट ईयर, जिसमें से बोल रहा करंट ईयर का एक सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल ही मिल गया था, वो भी करंट ईयर में ऐड होगा। हाँ सर। तो 55,000। अब बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इन द करंट ईयर 2,500, करंट ईयर में एडवांस 2,500 मिला है, तो वो माइनस होगा। एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर 10,000, वो भी माइनस होगा। तो 12.5 माइनस होगा, 5,000 ऐड होगा। 50 और 5 55,000। ओ नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे हैं। अपने को उल्टा निकालना है। अपने को बोल रहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा वो निकालो, कुछ करना ही नहीं है सर। जितना मिला उतना नहीं। 50,000। हाँ 50,000 मिला, 50 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो अपने निकाला है तो वो क्या आता? वो आता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा। हाँ सर। तो कितना आता? 55 माइनस 12.5 करते हैं उसमें 42,500 ना। हाँ सर। जो एक इनकम एंड 42,500 जाता अगर पूछता तो। ऑन 31 दिसंबर 2021 से क्लब एज ए सब्सक्रिप्शन इन एरियर मिलना बाकी है 16,000 और एडवांस में मिल के रखा है 4,000। साल के एंड में नहीं 2021 अपने को बनाना है 2022 के लिए, तो ये साल के बिगिनिंग में है ना। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और ये ओपनिंग एडवांस है। 2021 का डेटा है, ये अपने को बनाना है 2022 के लिए। ड्यूरिंग द ईयर क्लब को सब्सक्रिप्शन मिला 2,08,000 का, जिसमें से 10,400 2023 के लिए। उसको क्या करें? माइनस 10,400 माइनस होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में माइनस होगा और क्लोजिंग ओपनिंग एडवांस क्या होगा? ऐड। तो कुल मिला के कितना आएगा? 1,96,000 will be your answer. A cost that remain unchanged across the relevant range of unit produced is what kind of cost? Fixed cost. Bad debt are included as dash. Selling overhead. अरे बैड डेट सेल पे होता है ना। हाँ सर। In behavior analysis, costs are divided into fixed and variable. fixed and variable. Payment of royalties is a फैक्ट्री ओवरहेड। नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉयल्टी क्या होता है? तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी है जिसका मदद से हम प्रोडक्शन कर रहा है, तो जब जब प्रोड्यूस करेगा तेरे को भी उसका एक सर्टेन पेमेंट देगा। तो तुमसे अगर हम रॉयल्टी नहीं पे करेगा तो हमको प्रोडक्शन का राइट ही नहीं देगा, है ना। हाँ सर। तो यानी ये बिना रॉयल्टी दिए प्रोडक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस का यही तो नेचर है, जो होगा ही नहीं अगर वो खर्चा नहीं करें तो। ठीक है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट? संक कॉस्ट। जो डूब चुका उस कॉस्ट का कोई रेलेवेंस मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट. Costs are classified into fixed cost and variable cost and semi-variable cost. It is known as बी चार्जिंग एक्टिविटी, चेंजिंग एक्टिविटी. कैसे चेंज होता है वो? फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं होता है, वेरिएबल पूरा बदल जाता है. सेमी वेरिएबल आधा बदलता है, आधा नहीं बदलता है. वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड पर यूनिट. हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, टोटल में बदलेगा. एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज ट्रीटेड एज सेलिंग ओवरहेड. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंस. व्हेन रीऑर्डरिंग लेवल इज 200 यूनिट, ये आई थिंक तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे मटेरियल कॉस्टिंग सिलेबस में नहीं है. तो इसका हालांकि हम तुमको एक फॉर्मूला बता देते हैं, बट तुम्हारे काम नहीं आएगा. √2 इंटू ए इंटू ओ बाई सी. ए मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी मतलब नहीं, ये तुम्हारे काम का नहीं है, छोड़ दो इसको, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. मटेरियल कॉस्टिंग तुम्हारे नहीं है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज सेलिंग ओवरहेड. अभी पढ़े थे. इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज नॉशनल कॉस्ट, एज्यूम्ड कॉस्ट जिसको बोलते हैं, इम्प्यूटेड, नॉशनल या एज्यूम्ड. बैड डेब्ट आर इंक्लूडेड इन, फिर से रिपीट है. इफ द प्राइम कॉस्ट इज 5 लाख, फैक्ट्री कॉस्ट इज 8 लाख, ऑफिस ओवरहेड इज 75% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, the cost of production will be, प्राइम कॉस्ट था 5 लाख, फैक्ट्री कॉस्ट बोला है कितना? फैक्ट्री कॉस्ट ही दे दिया बेटा, फैक्ट्री कॉस्ट 8 लाख. ऑफिस एक्सपेंस हो जाएगा 6 लाख. ऑफिस एक्सपेंस बोला 75% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो 6 लाख. तो 8 6 14 लाख प्रोडक्शन कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट का कोई काम ही नहीं था, टाइम पास के लिए दिया था. ठीक है. तो फैक्ट्री ओवरहेड का 75% बोला, फैक्ट्री कॉस्ट का थोड़ी. अच्छा, काम का है प्राइम कॉस्ट. नहीं, प्राइम कॉस्ट फिर भी कोई काम का नहीं है. फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? 3 लाख ना, तब जाके 8 लाख आएगा. अब तुमको बोला ये 3 लाख का 75% कितना होगा? 2,25,000. हाँ सर. ये आ जाएगा 10,25,000. जियो आनंद, आज आनंद फॉर्म में 10,25,000 आंसर होगा. ठीक है. इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. द वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल एंड गिफ्ट्स आर इंक्लूडेड इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. हो गया ये एमसीक्यू डिस्कस.